स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, सेक्शन 61। आप लोग को नोटिस कभी कभी आता है, तो उसके आने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो डिपार्टमेंट ने एक इंडिकेटिव लिस्ट दे रखा है कि इस लिस्ट में जितने भी आइटम हैं अगर वो कंप्लाइड हैं तो आपको रेयर केस है कि फिर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का नोटिस आता है। दूसरा, अभी हम जानेंगे अगर नोटिस आता है तो हमें क्या रिप्लाई देना है, क्या कि नोटिस इन्हीं लिस्ट में जो दिया हुआ है कितने हैं, शायद होंगे 10-11 पॉइंट जो भी है, उन्हीं में मिसमैच के कारण मैक्सिमम टाइम आपको नोटिस आता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का। अब इसमें गलती किसकी है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, बट जो भी आपका रिटर्न भर रहा है उसे ये चीज़ कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है अगर क्लाइंट पैसे दे रहा है तो, नहीं दे रहा तो नो डाउट, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंप्लाई करने का अगर कोई भी किसी का रिटर्न भर रहा है तो। अगर वो इतना भी कंप्लाई नहीं कर रहा है तो बेकार है, और क्या बेकार है, अब क्या कर सकते हैं। मतलब इतना ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि एक बार स्क्रूटनी इशू होने के बाद बहुत टॉर्चर होता है इंसान, और मेरे ख्याल से जानबूझकर ये किया जाता है ताकि और पैसे ऐंठ जा सके। बहुत गंदा है, नहीं क्या करें, प्रोफेशन है, गंदा तो है। चलिए थोड़ी सफाई करते हैं, ठीक है। तो आइए इंडिकेटिव लिस्ट को जानते हैं। तो जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, बट आप हमेशा अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड रहे, वो नोटिस इन सेक्शनों में ना आए, अच्छा होता है। क्योंकि ये नोटिस हमेशा और हमेशा रिटर्न जो फाइल कर रहा है, जो बंदा वो सर्विस दे रहा है, उसकी गलती के कारण ही आता है। मैक्सिमम चांस जानबूझ के किया गया गलती होता है या फिर गलती से हो गया गलती है, ठीक है। वैसे भी गलती से तो होगा नहीं, वो रेड कर देता है तो जानबूझ के ही किया गया गलती है। आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मैंने ऐसा सप्लाई जिस पर टैक्स लगता है, ठीक है, और ऐसा सप्लाई जिस पर टैक्स लगता है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट कवर होता है, एक्सपोर्ट और एसईजेड, सप्लाई टू एसईजेड, ठीक है। तो इसे इग्नोर करिए। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, यहाँ जीरो रेटेड को बाहर कर दिया, यहाँ इंक्लूड कर दिया। जो आपने डिक्लेयर किया है टेबल 3.1A 3.1B इन फॉर्म GSTR 3B, इसको वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट, may be verified with corresponding tax liability in respect of outward taxable supply declared in Table 4, Table 5, Table 6, Table 7, Table 7B1, Table 11A, Table 11B, along with amendment in Table 9, 10, 11(2) of Form GSTR 1। हो सकता है टेबल का नाम चेंज हो गया हो, ये 2022 का था, लेकिन कहने का अर्थार्थ इसका क्या था, ये कहना चाह रहा था सिंपल टर्म में कहे तो GSTR 3B में जो आपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए जो टैक्स लायबिलिटी पे किया है, जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकल के आया है, वो बराबर है GSTR 1 के डिक्लेरेशन के, जो आपने GSTR 1 में डिक्लेयर किया है उसके बराबर है। समझ गए? आइए समझते हैं कौन कौन से टैब का इसने बात किया। इसने पहले क्या कहा, टेबल 3.1A 3.1B ऑफ फॉर्म GSTR 3B। तो फॉर्म GSTR 3B का टेबल अगर आप देखें तो ये होता है 3.1A, इसी के अंदर 3.1A 1B होगा, ठीक है। 3.1A 3.1B GSTR 3.1 के टैब में होगा, अंदर में होगा, खोलने के बाद आपको दिख जाएगा। उसमें जो टैक्स लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, क्या कहा, टेबल 4, 5, 6। तो टेबल 4, 5, 6 GSTR 1 का, तो GSTR 1 का इस तरह का टेबल रहता है। तो टेबल 4A 4B, ठीक है,
5 6 और क्या बोला, टेबल 4 4B 5 6 7A, टेबल 5 6 7A 7B 7, ठीक है। और क्या बोला, टेबल 11A 11B, तो 11A 11B 11A 11B एडवांसेस वाला। और उसके बाद जो अमेंडमेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि अब वो पुराना है तो उस टाइम ये सारे टैब आए नहीं थे बहुत सारे, ठीक है, तो यहाँ पे टैब एक्स्ट्रा हैं। तो मतलब बेसिकली आपका जो टैक्स लायबिलिटी समझा जाए तो यहाँ से जो आपका आउटपुट टैक्स जुड़ेगा, इसका इसका इसका, ये तो नील पे आ गया, ठीक है, ये तो बढ़ाएगा और ये लेस करेगा। इन सब में जो लायबिलिटी बन के आएगा एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है, यहाँ तक का। और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ पिछले इनवॉइसेस का, उसके हिसाब से अमेंडमेंट का टैब बढ़ चुका है, अब 9C भी ऐड हो चुका है। तो अमेंडमेंट होने के बाद जो बचेगा, जो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर शो होगा, मतलब यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगा, जब GSTR 1 का समरी व्यू देखिएगा, वहाँ नीचे में जो CGST, SGST और IGST जो टैक्स लायबिलिटी लिखा होगा, वही टैक्स लायबिलिटी आपका कहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे, समझ गए। SGST, CGST, IGST, सेस जो मेरे इसके समरी में नीचे में जो लिखा रहेगा, वही GSTR 3B के समरी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है, पहला प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा बोला टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई liable to reverse charge as declared in 3.1D of form GSTR 3B may be verified with following। अब ऑब्वियस सा बात है कि जो RCM है, इनवर्ट रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ट रिवर्स चार्ज, जिसमें रिसिपिएंट लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, उसको डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। कैसे? जब भी आप इनवर्ट रिवर्स चार्ज में GST का पेमेंट करते हैं, थ्रू कैश होता है, लेकिन वही फिर आपका ITC का पार्ट बन जाता है, ठीक है। थ्रू कैश पेमेंट होता है और फिर GSTR 3B के टेबल 4 में वो ITC का पार्ट बन जाता है। तो पहले कैश में पेमेंट होता है और फिर ITC का पार्ट बन जाता है। तो आपको वही वेरीफाई करना है कि क्या जो बंदे ने 3.1D में जितना RCM के अंदर अमाउंट भरा उतना ही टेबल 4A2 और 4A3 में ITC क्लेम किया। कहने का मतलब, अगर मैंने RCM में 1000 रुपये GST का लायबिलिटी पे किया है इन कैश, तो ITC भी 1000 क्लेम करना है, ठीक है। ये उनका एक बेस होता है चेक करने का। दूसरा, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज अवेलेबल इन टेबल 3 एंड टेबल 5 विथ नेट इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ टेबल 4 एंड टेबल 6 ऑफ फॉर्म GSTR 2A। GSTR 2A से फिर चेक करना है, ठीक है। GSTR 2A से चेक करना है। तो GSTR 2A में आप जाइएगा, मेरे ख्याल से अब वो आता है कि नहीं देख लेते हैं। GSTR 2A में क्या क्या था, वो दिखता है, RCM लिखा रहता है उसके ऊपर, ठीक है। डाउनलोड करिएगा ना GSTR 2A को, तो RCM में कौन सप्लाई वो लिखा रहता है, तो आपको उसको मैच कराना है, ठीक है। अगर आपने वहाँ जो दिख रखा है उतना पे पेमेंट नहीं किया GSTR 3B में थ्रू कैश, तो फिर आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है कि भाई साहब आपका GSTR 2A के हिसाब से, क्योंकि आपका इनवर्ट रिवर्स चार्ज है ना किसी का तो आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है। तो जिस बंदे का आउटवर्ड रिवर्स चार्ज है, वो बंदा क्या करता है, वो अपने GSTR 1 में इस सप्लाई को शो करता है और आउटवर्ड रिवर्स चार्ज में टिक करता है, उसमें उसको टैक्स लायबिलिटी नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन इसके GSTR 1 से उठ करके आपके GSTR 2A में वो अमाउंट आ जाता है और वहाँ लिखा रहता है अंडर RCM, ठीक है। तो वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होता है, समझ गए, तो उस केस में भी आपको नोटिस भेज सकता है, अगर GSTR 2A और GSTR 3B में मैच नहीं है इनवर्ड RCM का। उसके बाद है
taxes paid in cash as per column 8 of table 6.1 of form GSTR 3B। अब ये उसी का पार्ट है, ठीक है। आपने आरसीएम में डाल दिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि आरसीएम में ये सप्लाई है, उसका आईटीसी ये हुआ, लेकिन जब कैश पेमेंट का टाइम आया तो आपने कैश कम पे किया, नहीं समझे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज टैक्सेस इज टू बी पेड इन कैश, मालूम उसे कैश में ही पे करना है। बिसाइड सच आरसीएम पेमेंट इन कैश देयर में ऑल्सो भी अदर पेमेंट इन कैश, हो सकता है उसके अलावा और भी कैश का पेमेंट हो। मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से सेटल ना हुआ हो, कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बच गया हो। इन एनी केस टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट इन कैश शुड नॉट बी लेस देन लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज, ठीक है। इन एनी केस टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट इन कैश, मैंने वो टैक्स लायबिलिटी जो बच गया सेटल होने के लिए आईटीसी से, अब वो क्या सेटल्ड होगा, वो कम नहीं होना चाहिए किससे, लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है इसका पेमेंट कैश में करना है, ठीक है। आप मानिए कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बाय द वे 1000 रुपया बना, इससे कम नहीं हो सकता रिवर्स चार्ज का, नहीं समझे। इसको अगर जोड़ दे, मान लो रिवर्स चार्ज में 100 रुपये है, ठीक है, तो अगर रिवर्स चार्ज में 100 रुपया है तो ऑब्वियस सा बात है ये बढ़ के 1100 का लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी कैश में 1100, हाँ 100 रुपये आईटीसी का पार्ट बन जाएगा, बट कैश लायबिलिटी 1100 हो जाएगा। वही कह रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट इन कैश, जो भी टैक्स लायबिलिटी कैश के थ्रू ऑफसेट हो रहा है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज। मैंने मैं तो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट मान लेते हैं, मेरा टोटल आउटपुट टैक्स सेटल्ड हो गया कैश, मेरा टोटल आउटपुट टैक्स जो सप्लाई का था, जो आउटवर्ड सप्लाई का था, वो आईटीसी से सेटल्ड हो गया, तो भी मुझे कम से कम ये तो पे करना ही है ना कैश में। तो वही कहना चाह रहा है, इन एनी केस टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट इन कैश शुड नॉट बी लेस देन लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज। समझ गया? तो जो भी टैक्स लायबिलिटी कैश में पेमेंट करना है वो 100 रुपये से कम नहीं हो सकता, अगर आरसीएम में कुछ मैंने डिक्लेयर किया है तो। अगर वो कम है इसका मतलब कोई शॉर्ट पेमेंट है, तो आपको फिर नोटिस आ सकता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का जो आपका रिवर्स चार्ज में था, वहाँ 3 पैरामीटर हैं चेक करने के, नोटिस भेजने के, समझ गए। तीसरा है आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। अब आईएसडी भी इनपुट बेचता है, इनपुट सर्विस देता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, जिनका एक ब्रांच यहाँ होता है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, और सारे ब्रांच एक कॉमन सर्विस यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए एक ब्रांच आईएसडी बन जाता है, उसके नाम पे इनवॉइस इशू होता है और वो फिर इनको अपने टर्नओवर के बेसिस पे बांटता है इस आईटीसी को, ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि वेरीफाई करना है। आईटीसी अवेल्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B मे बी वेरीफाई विद टेबल 7 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A में जो वैल्यू है, समझे, आईटीसी का, ये आईएसडी क्रेडिट देख रहे हैं, आईएसडी क्रेडिट और अमेंडमेंट टू आईएसडी क्रेडिट। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा, यहाँ जो अमाउंट दिखता रहेगा, वही अमाउंट जीएसटीआर 3B में अवेल करना है, वही वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट चेक करने के लिए। अगर मिसमैच आया तो भी आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ मिसमैच पे ही है। हो सकता है आप जेन्युइन हो सकता है आप एकदम सही हो, लेकिन आपका अमाउंट लिखने में अगर मिसमैच हुआ तो आपको ये नोटिस आएगा। एक बार स्क्रूटनी का नोटिस आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है क्लाइंट का, तो नहीं कहेंगे। जो स्क्रूटनी करते हैं उनका मन प्रसन्न होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार, ताकि ये सारे तो माइनर मिस्टेक्स हैं, ऐसे मिस्टेक्स हैं, क्लर्कल मिस्टेक्स हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सारे क्लाइंट के आपको ही नोटिस आ रहा है तो मैं मानना थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो फिर उसके बाद या तो आप इनकम्पिटेंट हो या फिर आप जानबूझ के कर रहे हो, और मैं ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रखता हूँ कि आप जानबूझ के ही कर रहे हो, ठीक है। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का कभी भी नोटिस आए, उस आदमी के ऊपर चढ़ जाओ जिसे तुमने पैसे दिए रिटर्न भरने के। अगर तुमने सफिशिएंट पैसे दिए हैं तो, ये नहीं कि 500 रुपये दे रहे हो और चाह रहे हो कि सर्विस आपको इस लेवल का मिले, नहीं मिल सकता। इस लेवल के सर्विस के लिए कम से कम आपको 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर वहाँ भी है,
ये नहीं कि पूरी गलती सामने वाले की है, गलती क्लाइंट्स की भी है अगर वो पैसे देने को तैयार नहीं है तो। ये कंप्लाई करने में समय लगता है, ठीक है, एंड टाइम इज़ मनी। ओके, स्क्रूटनी नोटिस आने का चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? ITC availed in respect of all other ITC in Table 4 of Form GSTR 3B may be verified with Table 3 and Table 5 along with net effect of amendment therefore in Table 4 and 5 of GSTR 2A। मतलब आपने जो ITC अवेल किया GSTR 3B के अंदर, नॉर्मल ITC गुड्स सर्विसेज का, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ITC नहीं जो नॉर्मल ITC होता है, ठीक है, मतलब गुड्स और सर्विस जो खरीदा, कहने का मतलब सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो ये वाला ITC आपका, ठीक है, समझ गए? ये वाला ITC आपका मैच होना चाहिए GSTR 2A का GSTR 3 में जो अवेल कर रहे हो। अगर ये एक्सेस है या लेस है तो आ सकता है। ज़्यादातर कारण जो नोटिस आता है इसी में आता है, ठीक है, और अगर इसमें नोटिस आता है तो मैं मानता हूँ सरासर गलती उस इंसान की है जिसने आपका रिटर्न भरा है, जिसने आपका रिटर्न भरा है, ये उसी की गलती है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो GST रिटर्न भराता है उससे स्क्रूटनी का नोटिस आ रखा है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस वाले केस में आपको नोटिस आया है तो इसमें सरासर गलती सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की है। ऊपर वाले केसेस में मैं मान सकता हूँ कि क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि आपने पैसे नहीं दिए उतने कंप्लाई करने का तो क्यों कंप्लाई करे सामने वाला बंदा। लेकिन अगर इस सेक्शन में नोटिस आता है तो या तो जिसने रिटर्न भरा वो टोटली इनकम्पिटेंट है, ठीक है, या जानबूझ के कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें नोटिस आता है तो आपको या तो जानबूझ के कर रहा है या तो इनकम्पिटेंट है। जाओ अच्छे आदमी के पास जाओ, ठीक है, किसी आरे गहरे के पास मत चल जाओ। दूसरा, डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए कब भेज सकता है? 5वां पॉइंट, ठीक है। It may be verified that the taxable value declared on account of outward taxable supply other than zero rated, nil rated and exempted of Form GSTR 3B is not less than net amount liable for TCS, TDS credit। कहने का मतलब आपके GSTR 2A में अगर गवर्नमेंट ने TDS काटा है 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर है तो 1% काटता है, या फिर TCS 2% है, जो भी अब ध्यान नहीं है, ठीक है, वो बुक्स खोल के पता चल जाएगा आपको। TCS ई-कॉमर्स ऑपरेटर काटता है, ठीक है, 1% से। अब इस वाले केस में क्या है कि आपका बाय द वे TDS कटा हुआ है, मान लेते हैं GSTR 7A में जाके सर्टिफिकेट शायद मिलता है, आप वहाँ देख सकते हैं। GSTR 2A में भी आपको TDS और TCS का कॉलम रहता है, ये रहा TDS, ये रहा TCS, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है, जो सप्लाई का वैल्यू है, समझ गए, मतलब वहाँ पे दिया हुआ है कि भाई साहब GSTN नंबर दिस ने आपने उसको सर्विस दिया था सर्टेन अमाउंट का, जो ABIC बॉडी थी, गवर्नमेंट की बॉडी थी, और उसने आपको 4 लाख के रुपए दिए, 4 लाख का अपना TDS काट के यहाँ पे जमा किया, ये आपके कैश लेजर में बैलेंस जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू डिक्लेयर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? अरे ऑब्वियस सा बात है ना, जब इस बंदे ने TDS काट के, ऐसे कैसे इनकम टैक्स में TDS काट लिया किसी ने तो मुझे वो इनकम शो करना पड़ेगा, नहीं समझे? वैसे GST में किसी ने TDS काट लिया तब तो मुझे इनकम शो करना पड़ेगा ना वो। तो अगर मैं वो इनकम पे टैक्स नहीं पे करता है, उससे कम पे करता तो ऑब्वियस सा बात है ना, मैं डाटा को छुपा रहा हूँ, सप्रेस कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप पैसे दीजिएगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना चेक करने कोई नहीं बैठा, इतना चेक तभी करेंगे उससे पैसे मिलेंगे। तो अगर TDS TCS के टेबल में कुछ टर्नओवर शो कर रहा है तो वो मैच होना चाहिए फॉर्म GSTR 3B से कम फॉर्म GSTR 3 में उससे कम टर्नओवर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि जब मेरा TDS कटा है इसका मतलब मैंने इतने वैल्यू का सप्लाई तो किया था इस मंथ में, या मेरा TCS कटा है तो इसका मतलब मैंने इतने वैल्यू का सप्लाई तो किया था, तो इससे कम पे मैं टैक्स कैसे पे कर रहा हूँ? तो इसके लिए भी आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है, समझ गया?
दूसरा है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन टेबल 3.1 3.1b फ्रॉम जिस शुड नॉट वेरीफाइड विद टैक्स लायबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन ई-वे बिल। अब ये भी इम्पोर्टेंट, ये ई-वे बिल टीडीएस टीसीएस वाला जो केस है इसमें तो सिंपल सा टर्म है ना कि इनसे कम टर्नओवर नहीं हो सकता था। अब ई-वे बिल का जहाँ तक बात करें हम, तो ई-वे बिल जैसे ही हम फाइल करते हैं, जनरेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा सप्लाई रिकॉर्ड हो जाता है, थी रिकॉर्ड होता है, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है जीएसटीआर 1 में। अगर मैंने उससे कम टर्नओवर शो किया, अगर मैंने उससे कम टर्नओवर शो किया जीएसटीआर 3B में, कम पर टैक्स लायबिलिटी पे किया, तो नोटिस आना तो वाजिब है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है क्या, कि कम से कम ई-वे बिल टीडीएस टीसीएस में जो भी जितना वैल्यू दिख रहा है उतने वैल्यू पे तो टैक्स तो पे करना है, ठीक है। चाहे आईटीसी से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करो, मतलब थ्रू कैश करो, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करो, मतलब आईटीसी से पे करो, ठीक है। उसके बाद है 7वां नंबर जो कहता है क्लेम ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई फ्रॉम टैक्स पेयर हुज रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसिल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। मैंने ऐसा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, वो भी आज से नहीं, आज से 6 महीना बैक डेट डाल के, भैया आपका रजिस्ट्रेशन आज से नहीं 6 महीना पहले से कैंसिल होगा। अब इस बीच में जो उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो भी सप्लाई किया है उसका अगर मैंने आईटीसी अवेल किया तो भी मुझे आ सकता है नोटिस, ठीक है। किस लिए, या तो रिवर्सल कर दीजिए अपने इज्जत से, या फिर आइए डिटेल बताइए, आया समझ में। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो गया, अगर प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो गया इसका मतलब अब वो बंदा जीएसटी इनवॉइस इशू करने के लिए एलिजिबल ही नहीं था उस डेट से, बट वो इशू कर रहा था सर्टन पीरियड तक, वो कैंसिलेशन उसका आज जाके वो बोला ना तुम्हारा कैंसिलेशन आज से नहीं, आज से 10 महीना पहले से है, तो उस 10 महीने के बीच में जितना भी इनवॉइस इशू किया है सारा का सारा आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। अगर रिवर्स नहीं होता तो अब ऐसा बात है जैसे वो बोला गया है कि जीएसटीआर 2A में वो अपना इशू करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर द रिसिपिएंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट इशूड आफ्टर द इफेक्टिव डेट, क्योंकि इफेक्टिव डेट कहाँ हो गया 10 महीने पहले का, तो वहाँ से जितना भी इनवॉइस है डेबिट नोट है उसका किसी का आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर इफ एनी इज मेड अवेलेबल रेलिवेंट टेबल ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2 है, तो फॉर्म जीएसटीआर 2 में वो चेक करना, वहाँ देता रहता है कि भाई साहब इसका कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव हो चुका है, इस डेट से है, फिर भी इसने आपको पेमेंट इनवॉइस इशू किया है, तो अब इस केस में क्या करिएगा, आपको वेरीफाई करना, सब कुछ चेक करना, और ऑब्वियस बात है या तो रिवर्स करिए तो क्लेम मत करिए। अगर आपने क्लेम किया या अवेल किया या अवेल कर रखा तो रिवर्स नहीं किया तो भी आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है, ठीक है। इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये जो पैरामीटर्स है ना इसमें डिपार्टमेंट चेक करता है, स्क्रूटनी करता है खुद से, उसके बाद आपको नोटिस भेजेगा, ठीक है। वो इस तरह से उसे चेक करने का प्रोसीजर दिया गया कि ऐसे ऐसे चेक करो, ये चीज़ चेक करो, समझे। वो ये चीज़ चेक करता है तभी आपको नोटिस भेजता है कि भाई साहब आपका ये दिक्कत है, भाई साहब आपका ये दिक्कत है, भाई साहब आपका ये आईटीसी एक्सेस है, समझ में आ गया। तो ये इन पैटर्न में वो चेक करता है रिटर्न को, उसके बाद आपसे डिमांड करता है कि मुझे ये गलती लग रहा है, या फिर गलती ना बोलते हुए बोलता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दीजिए मैं चेक करूँगा, और उसके बाद क्या होता है वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ऑब्वियस बात है वो सही है, आप गलत हो, आपको नोटिस भेज देता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये सब बेसिकली कंप्लाइंस का काम है और कॉस्टली भी होता है। कई दफ़ा मैं जहाँ तक मानता हूँ कि गलती क्लाइंट की ही होती है, वैसे बात है जो रिटर्न भर रहा है उसकी भी होती है, पर उसकी गलती कम होती है क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर केसेस में तैयार नहीं होते इतने कंप्लाइंस के लिए बर्डन बेयर करने के लिए, एक कॉस्ट हैवी होता है। कोई भी बंदा अगर एक दिन लगाए आपका रिटर्न भरने में इतने कंप्लाइंस करने के बाद, तो पैसे तो डिमांड करेगा ही, और क्लाइंट के पास पैसे उतने होते नहीं हैं, वो तो कभी नहीं होते। खैर दूसरी बात, तो ध्यान रखना है। 8वां नंबर बोला इलिजिबल आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर हु हैव नॉट फाइल्ड देयर जीएसटीआर 3B। अब इसके केस में क्या है कि इसके केस में एक टाइम पीरियड है, तब तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तब रिवर्स कर देना है, ठीक है। अगर रिवर्स नहीं किया तो आपको नोटिस आएगा, समझ गए। तो ये एक पैरामीटर जो वो चेक करता है। वेदर जीएसटीआर 3, मतलब यहाँ करने का मतलब था जिससे आपने सामान खरीदा, अगर उस सप्लायर ने जीएसटीआर 3B नहीं भरा है तो उस केस में आपको रिटर्न वेरीफाई करते हुए अगर पकड़ा गया तो आपको भी नोटिस भेज सकता है कि आपका रिटर्न में ये प्रॉब्लम है। तो एक रिटर्न फाइलिंग के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है हम लोग वही समझ रहे हैं बेसिकली। वेदर जीएसटीआर 3B ऑफ टैक्स पीरियड इज फाइल्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आरटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस डेबिट नोट एज पर दिस सेक्शन 16(4)
इन सच केस नोट्स ITC शैल बी अवेल्ड इन द रिटर्न। ठीक है, अब अवेलमेंट ऑफ ITC ओनली टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3 ऑफ मंथ ऑफ सितंबर चेंज हो गया, नवंबर 30 का बात हो गया। ठीक है, पुराना है ये PDF। और क्या था, और फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न जो पहले हो। तो अगर आपने रिटर्न फॉर्म GSTR 3 का फर्निश कर रहे हैं इस टाइम के बाद, ठीक है, तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। कहने का मतलब accordingly if any return in form GSTR 3B is furnished after such time by the registered person under scrutiny, any ITC availed therein is inadmissible। या तो आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद आप सितंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हो, मैं इनपुट लूँगा, या नवंबर 30 का रिटर्न फाइल करो, आपने कहने का मतलब कि आपने जनवरी का रिटर्न ही फाइल नहीं किया। ठीक है, फिर जनवरी का कर दिया, सॉरी मार्च का नहीं किया, कुछ ITC फिर कहाँ चल गया, मान लीजिए आपका कौन सा 2024 चल रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, इस पीरियड में कुछ 1 लाख का ITC आप अवेल करना भूल गया। ठीक है, अब आपके पास समय था नवंबर 30 तक का, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जिसका लास्ट डेट होता है 31 दिसंबर, बट आप कहीं भी फाइल कर दिए, अगर इसके पहले फाइल कर दिए तो वो डेट हो जाता है आपका। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने नवंबर 30 क्रॉस कर गया, आपने क्या किया, आपने रिटर्न ही नहीं भरा जानबूझ करके, किसका, अगस्त महीने का, अगस्त महीने से नहीं भरा, लगातार रिटर्न भर ही नहीं रहा अगस्त महीने से, आपको कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत आ गया, आप 1 लाख का वैल्यू निकाल नहीं पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने अगस्त का रिटर्न नहीं भरा, आपने क्या किया, अगस्त का रिटर्न जा करके दिसंबर में भरा, और कहा क्योंकि मैं अगस्त का रिटर्न भर रहा हूँ तो मैं तो अभी ITC के लिए एलिजिबल हूँ। क्यों एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने अगस्त का रिटर्न नहीं भरा, और अगस्त के रिटर्न में मुझे ITC अवेल करना था, जो मैंने अवेल नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड है अवेल करने का। तो वही कह रहा है ये लाइन कि आप नहीं कर सकते, वो इनएडमिसिबल है। अगर किसी ने ऐसा किया है कि उसने अगस्त का रिटर्न अगस्त में नहीं भरा, सितंबर का नहीं भरा, अक्टूबर का नहीं भरा, ठीक है, लेकिन नवंबर 30 तक लास्ट डेट था, तो अक्टूबर का 20 नवंबर तक नहीं भरा, तो और या फिर एनुअल रिटर्न उसने भर दिया किसी डेट को, मान लेता है एनुअल रिटर्न उसने जुलाई में भर दिया, एनुअल रिटर्न जुलाई में भर दिया, ठीक है, तो अगर और उसको अगस्त में पता चला कि मेरा 1 लाख का एक्सेस ITC मैं अवेल नहीं कर पाया था, जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, 1 लाख का जेन्युइन ITC गलती से छूट गया, मुझे अवेल करना है, तो वो बंदा अवेल नहीं कर सकता, वो इनएडमिसेबल है। आ गया समझ में? तो एक बार अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दिया या आपने अपना नवंबर 30 का ड्यू डेट पार कर गया, तो उसके बाद भले ही आपका रिटर्न आपने ना भरा हो पिछले महीनों का, आप सोच रहे हैं कि मैं भर के वहाँ से अवेल कर लूँगा, तो अब आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप रिटर्न, तो फिर 2-3 साल रिटर्न मत लगाओ, आराम से अवेल करना बाद में सोच करके। तो वही कहना चाह रहा है कि आपने एक बार अगर आपका वो सर्टेन टाइम पार हो गया, उसके बाद आपको यह ध्यान भी आया कि अवेल करना है, और आपने क्योंकि रिटर्न नहीं भर रखा था अब तक का, अगस्त महीने का, सितंबर महीने का, तो आपने सोचा कि सितंबर महीने रिटर्न अब भर देता हूँ, अब अवेल कर लेता हूँ, तो नहीं कर सकते, वो इनएडमिसेबल है। ऐसा कोई अगर करता है या कोई करने का आपको राय देता है कि सर आपका रिटर्न नहीं भरा हुआ है, अवेल कर लेते हैं, तो फिर आप फंसने वाले हैं। ठीक है, समझ गया? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसको भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ITC का ऊपर में रहता है, ठीक है, टेबल GSTR 3B में टेबल 4 में, ठीक है, वहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स का टैब रहता है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या है, कोई मेरा सप्लायर तो है नहीं, कस्टम के पास मैं जाता हूँ, कस्टम के पास जाके मैं उसे कस्टम ड्यूटी पे करता हूँ प्लस GST पे करता हूँ। अब ये कस्टम ड्यूटी वाला मुझे ITC एज इट इज़ GSTR 2A में मेरा दिखने लगता है, ठीक है, वो चढ़ा देता है, समझ गए? तो वो जो बंदा चढ़ाता है GSTR 2A में दिखता है, उतना ही GSTR 3B में अवेल करना है। समझ में आ गया? और इसका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट चाहे तो आइसगेट पोर्टल से भी कर सकता है कि ऑब्वियस सा बात है कि GSTR 2 में चढ़ा है, आइसगेट में जो है GSTR 3 में, तीनों बराबर हो। अगर तीनों बराबर नहीं है तो भी आपको स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए बुला सकता है। रिवर्सल पे ध्यान रखना है, 42 43 के अंदर रिवर्सल किया, ये है इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल, मैंने गुड्स और सर्विस का रिवर्सल, और ये है कैपिटल गुड्स का रिवर्सल, ठीक है। इसका रिवर्सल अगर फॉर्म GSTR 3B में किया गया है तो क्या कैलकुलेशन सही है?
ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। वो डिपार्टमेंट चेक करेगा, खैर इतना उसके पास दिमाग नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा एक्सपर्ट लोग को रहना पड़ेगा उसके लिए। मतलब जनरली एक्सपर्ट जो होंगे वो तो कर लेंगे डिपार्टमेंट में, बट मुझे नहीं लगता कि रूल 42 और 43 का कंप्लाइंस चेक करना जो लोअर लेवल का है, क्या मैंने जो क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट लेवल पे जो क्लर्क्स हैं उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो 42 43 का रिवर्सल का अगर गलती से भी आता है, आने का चांस कम है। इसमें अगर आता है तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है इसका, और इसका कैलकुलेशन करने वाली कंपनियां ज़्यादातर बड़ी ही होंगी, छोटी तो होंगी नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट लायबिलिटी सेक्शन 50 में जो पे करना था 18% इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, तो वो चेक करना है उसको कि ऑब्वियस बात है, अगर मैंने रिटर्न का पेमेंट GSTR 3B 20 तारीख के पहले नहीं भरा या 20 तारीख को नहीं भरा, उसके बाद भरा है, तो उस पीरियड का जो भी कैश में जो पेमेंट करना था उस पर 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मैंने नेक्स्ट पीरियड में वो पे किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लेट फी पे किया है, ठीक है, वहाँ पे भी डिपार्टमेंट को चेक करना है कि लेट फी क्यों रिटर्न हमेशा लेट हो रहा है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए ये 13 पॉइंट डिपार्टमेंट ने अपने मतलब जो उसके लोग हैं उनको दे रखा है कि इन 13 एस्पेक्ट्स को चेक करो। इंडिकेटिव लिस्ट है, और भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब ये बेसिक 13 पॉइंट है जो वो चेक करता है आपको नोटिस इशू करने के लिए। ठीक है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए कि आपका रिटर्न में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये चेक करने के लिए। अब किसकी गलती है नहीं गलती है बात की बात है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको हमेशा एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाना है। अगर आप बचना चाहते हो इन नोटिस से, तो अच्छे प्रोफेशनल के पास जिनका ब्रांड वैल्यू मार्केट में अच्छा है कि हाँ वो अच्छे काम करते हैं। दूसरा, पैसे खर्च करने को तैयार रहो। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे के कौन काम करेगा, समझिए। तो इन 2 फैक्टरों को मेंटेन रखो, एक अच्छा प्रोफेशनल ढूंढो और दूसरा पैसे खर्चने को तैयार रहो, तो आपको इसमें नोटिस आने की पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से 0 तो नहीं है, बट लेस देन 10% है। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे ही किसी के पास चले जाते हो तो इन सेक्शनों में नोटिस आने की पॉसिबिलिटी 95% है। क्योंकि मैक्सिमम केस में जो मैंने नोटिस किया है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर के केस में जो नोटिस आता है, मैंने कि एक मीडियोकर कॉन्ट्रैक्टर जो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में टर्नओवर रखता है अपना, उसको जो नोटिस आता है इसके अंदर ज़्यादातर केसेस में वो ये है, ये TDS। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो खास कर ध्यान रखिए कि किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपको कम से कम ये जानता हो कि होता क्या है, उसके बाद वो कर सके। क्या कि आप अगर जाते हैं किसी और के पास जो कि अपने आप को समझता है प्रोफेशनल, हैं ऐसे बहुत से लोग, तो ठीक है, चलिए तो